हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र प्रजापति आप सभी का सामान्य अध्ययन के इस महासागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान के इस अति महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हम लोग स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे। तो इसको प्रश्नों के माध्यम से हम लोग हल करें उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जो अब तक हमने पिछला अध्ययन किया है उसका हम एक ब्रीफ जो है फोकस करेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने एकदम बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से सारा कुछ किया है, इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। तो हम लोगों ने अभी देखा, इसके पहले संघ का सारा प्रावधान देखा कि संघ का शासन कैसे था, फिर राज्यों का शासन कैसे था, और आज हम लोग स्थानीय स्वशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, स्थानीय स्वशासन जो है ये हमारे संविधान में मूल रूप से नहीं था। जो भाग 5 है जिसमें संघ का प्रावधान किया गया था, जिसमें हमने अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक का अध्ययन किया, कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका और संघ की विधायिका। उसके बाद में हमने सिलसिलेवार तरीके से नेक्स्ट भाग 6 में देखा राज्य का प्रावधान था, जिसको हम राज्य का संविधान भी कहते हैं। तो उसमें हमने राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका के बारे में देखा, जो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक था। ये बिल्कुल आपके जेहन में होना चाहिए कि 52 से लेकर 151 तक तो संघ का प्रावधान है उसमें अनुच्छेद में, और 152 से लेकर 237 तक के अनुच्छेद जो है वो दिए गए हैं किसमें, वो दिए गए हैं राज्यों के भाग 6 में, राज्य के संविधान में। और भाग 7 जो है निरसित कर दिया गया था, जो 238 अनुच्छेद था। और इसी के बाद हम लोगों ने भाग 8 में देखा संघ शासित क्षेत्रों के बारे में, जो 239 से लेकर 242 तक का प्रावधान था। आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे भाग 9 का अध्ययन करेंगे। तो भाग 9 में इसके 3 जो है खंड हैं। भाग 9 एक मूल है, और भाग 9A और भाग 9B। तो भाग 9 जो है ये 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। और भाग 9A ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, और भाग 9B को 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। तो देखिए, इसको हम लोग समझते हैं। भाग 9 में जो जोड़ा गया उसमें अनुच्छेद 243 से लेकर, देखिए हमने वहाँ पर छोड़ा था यूनियन टेरिटरीज में 242 छोड़ा था संविधान वो अनुच्छेद। उसके बाद में इसी की अगली कड़ी जो है 243 आती है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 243 जो है ये पंचायत के लिए शुरू होता है, यहाँ से पंचायत शुरू होता है। और 243 से लेकर 243O तक का प्रावधान कहाँ किया गया है, ये किया गया है जो है भाग 9 में। तो इसमें कुल 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए, जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। और इसमें अनुसूची 11 जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय जोड़े गए, ठीक है। इसी प्रकार से भाग 9A जो कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, भाग 9A 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और इसमें जो है अनुसूची 12वीं भी जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय जोड़े गए। और इसके अलावा जो इसका अनुच्छेद था O के बाद 243O तक जो है पंचायत में था। अब 243P से शुरू होता है, P से लेकर के 243ZG तक, जिसमें कुल 18 अनुच्छेद जोड़े गए, ठीक है। और इसके बाद में अभी 2011 में हाल ही में 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को भी जो है ये लोकल गवर्नमेंट के तरीके से एक जो है संवैधानिक प्रावधान किया गया। सहकारी समिति क्या है, संवैधानिक प्रावधान है, जो कि 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया भाग 9B के तहत, भाग 9 या B के तहत, जिसमें अनुच्छेद 243ZH से लेकर के अनुच्छेद 243ZT तक कुल 13 अनुच्छेद जोड़े गए, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो है थोड़ा सा देखते हैं इसका ढांचा किस तरीके से है। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं, एक रूरल जो है और दूसरा अर्बन, ग्रामीण जो है स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्थानीय स्वशासन। तो ग्रामीण को 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। सबसे निचला स्तर पंचायत है, फिर ब्लॉक समिति है, फिर जिला परिषद है, ठीक है। और अगर अर्बन की बात करें तो इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, म्यूनिसिपलिटीज होती हैं, कंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं और पोर्ट ट्रस्ट होते हैं। तो ये सब क्या है, जो है नगरीय प्रशासन के जो है सेंटर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर जो है त्रिभुज के माध्यम से कुछ समझ सकते हैं। जिला परिषद है, जो ये जो है पंचायत वाली व्यवस्था है, और ये पंचायत समिति जो कि ब्लॉक स्तर की होती है, और ग्राम पंचायत है, ठीक है। और इसको कुछ इस तरीके से भी समझा जा सकता है। सबसे ऊपर जो है गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, जो हमने भाग 5 में संघ पढ़ा था। फिर स्टेट गवर्नमेंट, जो भाग 6 में हमने पढ़ा था राज्यों के बारे में, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। फिर इसके बाद में यहाँ पर है डिविजन्स जो है, और ये डिविजन्स कौन से हैं,
अब यहाँ पर शुरू हो जाता है स्थानीय स्वशासन के डिविजन्स। तो इसमें जो है इस तरफ तो हमने रूरल ले लिए हैं और इधर हमने ले लिए हैं अर्बन। तो रूरल में जो है ब्लॉक पंचायत हो गया और ये जिला परिषद हो गया और ब्लॉक पंचायत हो गया और फिर विलेज पंचायत हो गया, ठीक। और नगर में जो है, नगर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपलिटीज़ या जो है नगर पालिका, इसको महानगर पालिका भी कहते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, और उससे छोटी जो इकाई होती है उसको म्यूनिसिपलिटी कहते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका कहते हैं। और जो सबसे छोटी इकाई होती है सिटी काउंसिल या फिर नगर पंचायत। नगर पालिका, नगर, देखो अब इसको सीरियल से याद रखना है, महानगर पालिका, नगर पालिका और नगर पंचायत, और इनमें सब में क्या होते हैं, वार्ड्स होते हैं। तो इस तरीके से ये हायरार्की हमने बना करके अध्ययन किया। अब चलिए हम लोग प्रश्नों के माध्यम से सारा अध्ययन करते हैं सिलसिलेवार। तो पहला प्रश्न है हमारा, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो किस प्रस्ताव को कहा गया है? तो लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को कहा गया है स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। लॉर्ड रिपन जो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट जो है वो गवर्नर जनरल था, इसके लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ये था लॉर्ड रिपन। इसका हम जो है थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। जहां 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की, ठीक है, वहीं 1882 में लॉर्ड रिपन ने एक प्रस्ताव द्वारा पूरे देश को उपखंड या तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड में विभाजित करने का सुझाव दिया। देखिए इस यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखना, लॉर्ड मेयो के समय में पहली जनगणना स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 1872 में, और 1882 में पहली सिलसिलेवार जनगणना हर 10 वर्ष जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी, ये भी ध्यान रखना। तो उपखंड और तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड में विभाजित करने का सुझाव दिया किसने? लॉर्ड रिपन ने। इसे ही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की थी कहीं ना किसी ने, मतलब एक अप्रत्यक्ष रूप से, तो इसीलिए इसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अब देखिए प्रश्न यहाँ से ऐसे भी बनता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना गया है? तो वो लॉर्ड रिपन को माना गया है। और जो शाही आयोग था ऑप्शन में दूसरा, तो ये 1907 में एक कमीशन गठित किया गया था, राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग था ये, राजकीय विकेंद्रीकरण से। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था ये भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इसमें स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय विषय से हटा करके राज्य का विषय बना दिया गया, यानी स्थानीय स्वशासन पहले केंद्रीय विषय में था और 1919 के अधिनियम में इसे हटा करके राज्य का विषय बना दिया गया, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था की विकास यात्रा। अब ये थोड़ा सा फैक्ट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे, तो इसको हम लोग सिलसिलेवार देखते हैं कि किस तरीके से भारत में पंचायतों का विकास हुआ। तो देखिए डीपीएसपी जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें अनुच्छेद 40 में सीधे सीधे प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है पंचायतों का गठन करेंगे, ठीक, निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 40 के तहत पंचायतों के गठन के बारे में कहा गया है। तो इसी के मद्देनज़र 2 अक्टूबर 1952 में जवाहरलाल नेहरू की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी सीडीपी प्रारंभ किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1952 को जवाहरलाल नेहरू की पहल पर। और फिर इसी का विस्तार जो था राष्ट्रीय प्रसार सेवा या राष्ट्रीय विस्तार सेवा, जो कि NES नेशनल एक्सपेंशन स्कीम 2 अक्टूबर 1953 को शुरू किया गया, और ये CDP का पहला स्थापित कार्यक्रम था, ठीक है। और इसकी अगली कड़ी देखते हैं हम लोग यहाँ पर। और इसके बाद में जो है 1957 में एक समिति गठित होती है, बलवंत राय मेहता समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है। अब जितनी समितियां हैं सब यहाँ पे ध्यान रखना। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में स्थापित की गई, ठीक है। इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की। अब प्रश्न यहाँ पर ऐसे भी आते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना किस समिति ने प्रस्तावित की? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। और इसने पंचायती इसीलिए बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है, ठीक है। और इसने एक व्यवस्था रखी, त्रिस्तरीय व्यवस्था, जो आज कहीं ना कहीं जो 73वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया 72वें और 73वें में, तो कहीं न कहीं जो है वो पंचायतों का यही स्वरूप था, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति जो खंड स्तर पर और जिला परिषद, ठीक है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था जो 1992 में 73वें संविधान संशोधन में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई, वो बलवंत राय मेहता की समिति सिफारिश में हम देख सकते हैं।
इसके बाद में नागौर राजस्थान में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की। तो प्रश्न यहाँ पर ये बहुत आते हैं कि किस राज्य में या किस नगर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत हुई। तो ये शुरुआत हुई नागौर में, राजस्थान में। देखिए अभी यहाँ पर संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है पंचायत को, लेकिन जो है फिर भी ये प्रारंभ हो रहा है। इसके बाद दूसरा राज्य बना आंध्र प्रदेश, जो 1959 में सेम जो है वर्ष में ही 1959 में ही आंध्र प्रदेश में पंचायती व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। ये दूसरा राज्य बना। इसके बाद में एक समिति आती है, अशोक मेहता समिति। अब समिति को सीरियल लगाने से के लिए पूछ लेता है। तो 1977 में ये समिति आई। कौन सी समिति? अशोक मेहता समिति। इसने द्विस्तरीय ढांचा सुझाया। इसने बताया जिला परिषद और मंडल पंचायत। मंडल पंचायत जो है मोस्टली किससे संबंधित? क्षेत्र पंचायत से ही। तो इसने ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन जो है द्विस्तरीय पंचायत को सुझाया था? तो अशोक मेहता समिति ने इसको सुझाया था। और नेक्स्ट समिति आती है डॉक्टर पीवी के राव समिति। पीवी के राव समिति जो 1985 में आई। इसने मोटी मोटा 4 स्तरीय पंचायत की व्यवस्था बताई। 4 स्तरीय पंचायत तो नहीं था, लेकिन इसमें पहला स्तर था राज्य विकास परिषद और दूसरा स्तर था जिला परिषद, तीसरा मंडल पंचायत। ये ऊपर लिख गया है, मंडल पंचायत मतलब क्षेत्र पंचायत। तो जिला परिषद, मंडल पंचायत और फिर गांव सभा। तो इसने इस तरीके की व्यवस्था की। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए है, इसने कहा कि जो है पंचायत में SC ST और महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। इसने सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर ऐसे बनेगा कि सबसे पहले किस समिति ने जो है पंचायत में सुझाव दिया कि SC ST और महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए? तो ये राव समिति ने ऐसा प्रस्ताव रखा, PV के राव समिति ने। ठीक, ये ध्यान रखना। और इसी की अगली कड़ी है, एक समिति और आती है डॉक्टर LM सिंघवी समिति जो 1986 में आई। अब इसने क्या, इस सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रश्न ऐसे आते हैं, संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का सुझाव किसने दिया? स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का सुझाव दिया डॉक्टर LM सिंघवी समिति ने 1986 में दिया। ये प्रश्न यहाँ पर आते हैं कि सबसे पहले संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का सुझाव कौन सी समिति ने दिया? तो डॉक्टर सिंघवी समिति ने दिया। और इसके अलावा इसने बताया कि पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होने चाहिए। पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होने चाहिए, और आज पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होते भी हैं। ठीक है, तो ये सिंघवी समिति की सिफारिश पर इस चीज़ को माना गया। और पंचायत को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने हेतु इसने वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया कि पंचायतों को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाना है तो जो है उसे वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ठीक, और इसके बाद में एक समिति और आती है, पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति 1988 में इसने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। तो ये दूसरी समिति थी पीके थुंगन जिसने इसे संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब यहाँ पर शुरू होता है 73वां संविधान संशोधन 1992। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव थे, ये याद रखना। 73वें संविधान संशोधन 1992 के समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव जी थे। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। और इसी ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया है। इस संशोधन के बाद अब पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक हो गई और अनुच्छेद जोड़ दिया गया। यहाँ पर जो है अनुसूची जोड़ दी गई, भाग जोड़ दिए गए, और ये पूरे देश में कब से लागू हो गया? 24 अप्रैल 1993 से। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 24 अप्रैल 1993 को जो है पूरे देश में संवैधानिक रूप से पंचायती व्यवस्था को लागू कर दिया गया। ठीक है, इसीलिए 24 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? कमेंट करके बताना। इसके पहले वाले हमने वीडियोज़ में देखे, बहुत डिटेल से बताया है कि 24 अप्रैल अभी 2020 को किस दिवस के रूप में मनाया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 1994 पंचायत चुनाव आयोजित कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना? तो मध्य प्रदेश। अब जब ये संविधानिक संशोधन हो गया 73वां, तो इसके आधार पर सबसे पहले जिसने पंचायतों का चुनाव कराया वो कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश था। तो इस राज्य का नाम भी याद रखना। ठीक, देखिए राजस्थान का नागौर सबसे पहले औपचारिक रूप से जो है पंचायत वहाँ पर शुरू हुई। इसके बाद में 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके आधार पर मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य बना जिसने चुनाव कराए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए?
तो इसमें अनुच्छेद 16 जोड़े गए। ठीक है, भाग 9 को स्थापित किया गया और अनुच्छेद इसमें 16 जोड़े गए। तो भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, 243 से 243 ओ तक कुल 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए तथा 11वीं अनुसूची की जोड़कर उसमें 29 विषय रखे गए। अब प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जो है पंचायत में कितने विषय हैं, तो पंचायत में 29 विषय हैं और एक किस में है, 11वीं अनुसूची में है। ठीक, और इसके अलावा राज्य वित्त आयोग जो कि अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत है और राज्य निर्वाचन आयोग जो कि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत इसका भी प्रावधान किया गया इसी में 73वें संविधान संशोधन में ही। ग्राम सभा किससे संबंधित, अब यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। ग्राम सभा अब दे देगा यहाँ पर गांव के सभी नागरिकों से मिलकर बनती है ग्राम सभा, ऐसा नहीं है। गांव के सभी वयस्क नागरिकों से मिलकर बनती है। अब यहाँ एक स्टेप और बढ़ा दिया, वयस्क मतलब जो 18 वर्ष का हो। ठीक, अब यहाँ पर इसके बाद एक स्टेप और बढ़ा दिया, गांव के निर्वाचक नामावली में दर्ज व्यक्तियों का समूह। तो यहाँ पर अब व्यक्ति वयस्क भी हो गया है और लेकिन साथ में एक कंडीशन और लग गई कि वो वोट देने का अधिकारी हो गया, तो उसके निर्वाचक नामावली में उसका नाम दर्ज हो गया, तो वो जो है अब क्या बन गया, ग्राम सभा का सदस्य बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राम सभा में कौन शामिल होता है, निर्वाचक नामावली में जिस व्यक्ति का नाम दर्ज होता है वही ग्राम सभा के व्यक्ति सदस्य होते हैं। 5 गांवों की एक सभा, ये भी गलत है, तो इसलिए सी वाला सही होगा। गांव सभा में एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं, एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्य का निरीक्षण और मूल्यांकन करती है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्य का, अब देखिए ग्राम सभा तो एक जो है ग्राम पंचायत को निर्वाचित करने वाली एक सभा होती है। ठीक है, जो वयस्कों द्वारा जो है संगठित होती है। इस प्रकार ग्राम पंचायत गांव सभा की कार्यकारी संस्था है। अनुच्छेद 243 बी के तहत, अनुच्छेद 243 बी के तहत भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया, परंतु जिस राज्य की जनसंख्या कितने से कम होगी ... वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है। तो ये जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के गठन का जो है गठन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई, तो पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना इसमें 4 स्तरीय, जिसमें ग्राम पंचायत है, अंचल पंचायत है, आंचलिक परिषद और जिला परिषद है। ठीक, पंचायतों में अनुसूचित जातियों एससी तथा अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए आरक्षित स्थानों में इसी वर्ग की महिलाओं के लिए कितना आरक्षण किया गया, तो 1/3 यानी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया। ठीक, अनुच्छेद 243 डी के तहत 243 तो याद रहेगा, डी याद रखना। तो एससी एसटी तथा महिलाओं के लिए स्थान को आरक्षित करता है, जिसमें पंचायत के कुल स्थानों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, जबकि एससी एसटी के लिए आरक्षित स्थानों में भी उन्हीं वर्ग की महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होगा। ये समझे, मतलब सामान्य महिलाओं के लिए तो जो है पूरी सीट में से 1/3 सामान्य महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, लेकिन जहाँ पर एससी एसटी का आरक्षण है तो वहाँ भी महिलाओं का आरक्षण, उनमें भी 1/3 आरक्षण होगा, यानी आरक्षण में आरक्षण। निम्न में से किस राज्य में के पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान 83वें संविधान संशोधन द्वारा हटा लिया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों का अस्तित्व नहीं है। ठीक, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो ये राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जैसा कि केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा एक संघीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और विधानमंडल विधि द्वारा राज्य वित्त आयोग की संरचना का प्रावधान करता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट कहाँ रखता है, राज्यपाल को, राज्यपाल जो है रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। ठीक, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 243 के तहत एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक, अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग, और निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल द्वारा की जाती है, जबकि उसे हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए है। ठीक,
तो अब जो कि केंद्र में जो संघीय निर्वाचन आयोग होता है, तो उसमें जो है राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है और उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रक्रिया क्या है, वही प्रक्रिया है जो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अपनाई गई है। तो यानी यहाँ देख लीजिए, यहाँ के राज्य निर्वाचन आयोग को भी हटाने के लिए वही वाली प्रावधान है 124 वाली। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिस तरीके से हटाए जाते हैं उसी तरीके से जो है इसके आयुक्त हटाए जाएंगे। निम्न पूर्वोत्तर राज्यों में किस में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत नहीं है? देखिए, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इसमें जनजातीय परिषद कार्यरत है। असम में जनजातीय परिषद कार्यरत नहीं है, तो ध्यान रखना। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड ऐसे पूर्वोत्तर राज्य हैं जहां पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इनमें पंचायतों का गठन नहीं किया गया, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में, बल्कि एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत। यहाँ पर जनजातीय परिषद पहले से ही कार्यरत है। जबकि असम में 2 स्तरीय पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति कार्यरत है। इसके अलावा त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम तथा केरल में 1 स्तरीय ग्राम पंचायत है। त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम देखिए बहुत छोटा है, जिसकी 60 लाख जनसंख्या है। मणिपुर भी छोटा राज्य है, त्रिपुरा भी है, केरल में कम जनसंख्या है। तो यहाँ पर 1 स्तरीय ग्राम पंचायत अपनाया गया है। भारत में नगर निगम नामक स्थानीय संस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई? तो मद्रास में 1687 में नगर निगम स्थापित की गई महाराष्ट्र में, मद्रास में। इसके बाद 1793 की चार्टर द्वारा मद्रास, कलकत्ता और बम्बई के तीनों महानगरों में जो है नगर निगमों की स्थापना की गई। भारत में नगरीय प्रशासन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान कब से लागू की गई? तो 1 जून 1993 से। अब देखिए, वहाँ पर हमने 24 अप्रैल देखा था 1993 और यहाँ पर 1 जून 1993 देखेंगे। ठीक, 1 जून 1993 जो है ये नगर शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे पूरे राष्ट्र में लागू किया गया 1 जून 1993 को। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 1 जून 1993 से लागू कर भारत में नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक, इसके लिए संविधान में भाग 9A तथा 243P से 243ZG तक 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। शहरी निकायों के लिए 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय शामिल किए गए। ठीक, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका की संरचना प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से होगी। ठीक, नगर पालिका की संरचना कैसे होगी? प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए व्यक्तियों से होगी, ये सही है। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के साथ साथ नगर प्रशासन पर विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को भी नगर पालिका का पदेन एवं मनोनीत सदस्य बना सकती है। ठीक है, लेकिन उनका नाम निर्वाचन क्षेत्रावली में होना चाहिए, वहाँ के प्रतिनिधित्व करते हों। ठीक, तो ये दोनों सही। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका में SC ST तथा स्त्रियों के लिए आरक्षण का वही प्रावधान है जो पंचायत चुनाव में किया गया था, वही सेम प्रावधान है। पंचायत चुनाव में हमने अभी बताया किस तरीके से प्रावधान किया गया है, वहाँ पर जो है आरक्षण का, वही नगर पालिका में भी किया गया है। पंचायतों के समान नगर पालिका की भी अवधि पहली बैठक से 5 वर्ष नियत की गई है। देखिए, हमारे यहाँ जो है राज्यों की जो है विधायिका यानी 5 वर्ष के लिए होती है उसकी जो है, और संघ में विधायिका का भी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और पंचायतों का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कब से? पहली बैठक से। परंतु यदि किसी कारण से नगर पालिका समय से पूर्व विघटित हो जाती है, भंग कर दी जाती है, तो विघटन के 6 माह के भीतर निर्वाचन कराया जाना आवश्यक है। पंचायतों में ये व्यवस्था जो है जैसा कि है, पंचायतों में भी यही व्यवस्था है। नगर पालिका सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? 21 वर्ष। हमने पिछले वाले वीडियो में पूरा चार्ट बनाकर बताया था इस तरीके से कि किसके लिए कितनी आयु न्यूनतम चाहिए और अधिकतम आयु किसके लिए होती है। तो 21 वर्ष निर्धारित की गई है। पंचायत सदस्यों की भांति नगर पालिका सदस्यों के लिए भी न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यदि पंचायत समय से पूर्व विघटित की जाती है तो 6 माह के भीतर हुए निर्वाचन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए होगी। देखिए, यहाँ पे प्रश्न घुमाकर पूछिएगा इस तरीके से कि जब पुनर्गठित हुई पंचायत यानी बीच में ही पंचायत भंग कर दी गई और किसी कारणवश भंग होने के बाद फिर से चुनाव हुआ, तो क्या 5 साल के लिए उसे समय मिलेगा कार्यकाल? नहीं जी, 5 साल का नहीं मिलेगा। वो जितना समय बचा है उतने ही समय के लिए पंचायत का गठन होगा। पंचायत समिति यानी क्षेत्र पंचायत, पंचायत समिति को उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं, जो BDC होते हैं, का सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, 1 2 दोनों से।
अब यहाँ ये सूची मिली हुई है, अनुच्छेद दिया हुआ है और उसके प्रावधान। अनुच्छेद 243 आई में क्या है, राज्य वित्त आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अनुच्छेद 243 क्या है, के में राज्य निर्वाचन आयोग, बस ये याद रखें के। और डी में क्या है, पंचायतों में आरक्षण। और टी में क्या है, नगर पालिकाओं में आरक्षण। डी में पंचायत में आरक्षण, टी में नगर पालिका में आरक्षण और जेड डी में जिला नियोजन समिति का प्रावधान किया गया है। सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब यहाँ पे हम सहकारी समिति के बारे में प्रावधान देख लेते हैं, जो कि हमने बताया था अनुच्छेद 9 भाग 9B 97 संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ करके 2011 में इसे जोड़ा गया। तो ये सहकारी समितियों का प्रावधान किसमें किया गया है, भाग 9B में किया गया है। 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अंतर्गत भाग 9B जोड़ा गया, जिसमें 243 ZH से लेकर ZT तक कुल 13 नए अनुच्छेद जोड़े गए। वहाँ हमने देखा नगर में 16 अनुच्छेद जोड़े गए, वो उसमें पंचायत में, नगर में 18 अनुच्छेद जोड़े गए और यहाँ पर सहकारी समिति में 13 अनुच्छेद जोड़े गए। सहकारी समिति में निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 21। ये जी आया हुआ प्रश्न है, सहकारी समिति में निदेशकों की कितनी जो है संख्या हो सकती है, 21। तो अनुच्छेद ZJ के अनुसार सहकारी समिति में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है, जिसमें एक स्थान SC या अथवा ST के लिए आरक्षित होगा। इसके अलावा 2 स्थान महिला सदस्यों के लिए भी आरक्षित होगा। इसके अतिरिक्त 21 तो ये हो गए, इसके अतिरिक्त 2 अन्य सदस्यों को संयोजित सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है, मतलब स्थानीय रूप से संयोजित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है 2। तो 21 + 2 23 हो गए। अगर प्रश्न में ऐसा रहे 23 रहे, 21 ना रहे तो 23 पे ऑप्शन कर सकते हो आप। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन यहाँ पर अब ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर ये सेशन हमारा पसंद आ रहा है, हमारी सीरीज़ पसंद आ रही, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए अधिक से अधिक और अपने दोस्तों को जो है इसे शेयर भी कीजिए। और नए व्यूवर हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन बेल आइकन प्रेस करने के साथ कीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो रियल टाइम में रिलीज होते ही आपको मिल जाए। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।